नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के करंट अफेयर्स में। और इस क्लास में हम देखने वाले हैं वर्ष 2022 के रक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण खबरें जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से जो आने वाली हमारी परीक्षाएं हैं 2023 की, उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके अंतर्गत कई टर्मिनोलॉजी हो सकती है आईटी से जुड़ी हुई। रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में यदि कोई उपलब्धि है, चाहे राष्ट्रीय स्तर की हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, सभी प्रश्नों को इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको हमने इस स्लाइड में कोशिश करी है कि इस क्लास में हम आपको सम्मिलित करें और आपको ताकि दिक्कतें ना हो। करंट अफेयर की कुछ क्लासेस आपकी रह गई हैं, जिसमें से आपकी मध्य प्रदेश की है और साथ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आपकी रह गई हैं, ये भी जल्दी ही पूरी कर दी जाएंगी। इसकी पीडीएफ आपको एग्जाम गुरुजी के टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध रहेगी। आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी का डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले हमने जो भी मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स कराए हैं, साथ में जो डेली के करंट अफेयर्स होते हैं, उन सभी की पीडीएफ आपको वहां पर उपलब्ध रहती है। और आप चाहें तो पिछली जो भी पीडीएफ रही हैं वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो बाद में हटा दी जाती हैं, हमेशा रहती हैं। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। यदि आप एमपीपीएससी प्री 2022 को लेकर के सीरियस हैं या आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर चल रहा है मेंटोरशिप प्रोग्राम, जिसमें आपकी 45 डेज के अंदर एमपीपीएससी की तैयारी कैसे करें, क्या हो, आपको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है सिलेबस को, वो कराया जाता है। साथ ही में आपको एक इन्वायरमेंट देने की कोशिश की गई है, आपको एक कंपटीशन देने की कोशिश की गई है कि आपके जो बाकी के दोस्त हैं, सहपाठी हैं, आपके साथी हैं, वो किस स्तर की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए आपको एक वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है जहां पर आपकी उनसे मुलाकात होती है और आप देखते हैं कि हम किस स्तर पर है, बाकियों की तैयारी कैसी चल रही है। तो आप घर बैठे एक अलग क्लास का माहौल पा सकते हैं। साथ ही में इसमें आपको एमपीपीएससी प्री 2022 के लिए जो टेस्ट सीरीज है एग्जाम गुरुजी की, वो उपलब्ध है। ये आपको इस कोर्स के साथ में फ्री मिलती है। यदि आप इसको अलग से परचेज करना चाहते हैं तो 499 रुपये में अलग से कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या एग्जाम गुरुजी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। तो आपसे यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है कि एक तो परम कामरूप क्या है। तो पहली बात, ये एक सुपर कंप्यूटर है और ये कहाँ पर इंस्टॉल किया गया है या उद्घाटन किया है इसका, ये आईआईटी गुवाहाटी में किया है। विस्तार से यहाँ पे देख लेते हैं। सुपर कंप्यूटर जो है परम कामरूप इसका नाम है, इसको आईआईटी गुवाहाटी में राष्ट्रपति जी के द्वारा क्या किया है, इंस्टॉल करवाया गया, इनोग्रेशन उन्होंने किया है। और ये उच्च शक्ति वाला सक्रिय और निष्क्रिय घटक के साथ में उन्होंने यहाँ पे गुवाहाटी में एक प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया है। परम कामरूप क्या है, ये जो नॉर्थ ईस्ट हमारा है, भारत का एरिया है, वहाँ पर एक स्थापित पहला सुपर कंप्यूटर है और इसको राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन जो चल रहा है, एनआईसी चल रहा, उसके तहत स्थापित किया गया है। अभी तक हमारे देश का जो सर्वश्रेष्ठ या सबसे तेज कंप्यूटर है वो है परम सिद्धि एआई। ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। परम शिवाय है जो कि पूरी तरह से स्वदेशी असेंबल किया गया पहला सुपर कंप्यूटर था। इसको आईआईटी बीएचयू में स्थापित किया गया था। और बात करी जाए संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्रंटियर, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, जिसके बाद जापान का फुगाकू है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की STT-40। ये शब्द इस वर्ष क्या है, लगातार खबरों में बना रहा। तो STT-40 है क्या, ये एक प्रकार का मिसाइल रक्षा प्रणाली है। ये इसमें क्या है कि ये हमारे यहाँ के जो मिशन डेफ स्पेस एक अभियान चलाया था सरकार के द्वारा से स्टार्टअप्स के लिए, तो इसके माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में क्या हुआ, जो हमारे यहाँ का डिफेंस है, इन्होंने रक्षा बलों के लिए नवीन समाधानों को विकास से सक्षम करने की भारत सरकार की एक पहल चल रही थी। इस मिशन के अंतर्गत हमारे जो भी रक्षा सामग्री हमें आवश्यकताएं हैं, जो हमारे आने वाले भविष्य के लिए जरूरी हैं, उनको क्या किया जाए, उन चुनौतियों को पूरा करने के लिए एक टास्क सरकार ने डिसाइड किया है। डीआरडीओ को दिया हुआ है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दिया गया है कि हमारी जो भी 75 चुनौतियां हैं, 70, क्योंकि हम भारत का आज़ादी का अमृत वर्ष मना रहे हैं 75, तो उन 75 जो भी हमारे पास कमियां हैं उनको हमें इसमें क्या करना है, पूरा करना है। तो इसी क्रम में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा STT-40 यानी हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 का अनावरण किया, जो कि हिंदुस्तान के एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा डिजाइन किया गया है, साथ में ही इसका निर्माण किया गया है। और ये एक प्रकार का क्या है, प्रशिक्षण विमान है। यदि आपसे पूछा जाएगा STT-40 क्या है, तो ये प्रशिक्षण विमान है, याद रखना है। और HAL के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा भारत को कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की गई हैं, तो ये कुल मिलाकर के 75 की गई हैं।
75वां वर्ष चल रहा है आज़ादी का, तो बहुत सारी चीज़ें 75 से जुड़ी हुई हैं, इन्हें हमें ध्यान रखना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बताएं इसके बारे में। तो 75 जो बैंकिंग यूनिट्स हैं ये ओपन की गई हैं 75 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, और इसकी जो समर्पित की गई है 16 अक्टूबर 2022 को की गई हैं। यहाँ पर क्या है कि ये पूरी तरह से ऑनलाइन है, पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग है। यहाँ पर आप अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, आप अपने अकाउंट में जो भी डिपॉजिट है आप पता कर सकते हैं, आप अपनी पासबुक प्रिंट कराने या भेजने के लिए आपको कोई डेबिट कार्ड या जो भी कुछ करना है पूरी की पूरी तरह से क्या रहेगा, डिजिटल रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कोई नहीं रहेगा, इसको ऑपरेट किया जाएगा जहाँ पर ये सुविधा दी गई है उस बैंक के द्वारा, ठीक है। और इसमें साथ ही में एक जन समर्थ पोर्टल बनाया गया है, वहाँ पर क्रेडिट लिंक की योजना हो या एमएसएमई से खुदरा जो भी एंड टू एंड डिजिटल प्रसंस्करण है वो भी यहाँ पर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अब आप बात करेंगे कि डीबीयू और जो पारंपरिक बैंक होते हैं इनके बीच में अंतर क्या है। देखिए, जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं यहाँ पर आप नगद जमा और निकास 24 घंटे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, डिजिटल। आप यदि थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि बैंकों के बाहर एक छोटा सा बैंक टाइप का एक एटीएम लगा रहता है और कुछ सुविधाएं वहां पर रहती हैं, वो अलग तरह से आपको दिखेगा, जो नॉर्मल एटीएम होते हैं उससे अलग दिखेगा, वही डीबीयू है। यहाँ पर सारी सुविधाएं क्या है, डिजिटली रूप में प्रोवाइड करी जाती हैं। आप वहाँ पे एक मशीन अलग से लगी रहती है जिसमें आप फॉर्म वगैरह भी आप फिल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, साथ में पैसा जमा कर सकते हो, निकाल एक, यानी पूरी की पूरी जो बैंकिंग होती है वहाँ उस रूम में आपको उपलब्ध रहेगी। साथ में हेल्प के लिए वहाँ पे जो गार्ड वगैरह होते हैं या जो सुबह के टाइम में आपको सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो बाकी की मदद वहाँ पर आप करके करते हैं, ठीक है। और ये पूरी तरह से क्या है, पेपरलेस है। तो ये डीबीयू कितनी इंस्टॉल की गई है, तो 75 की गई है, ये हमें याद रखना, 16 अक्टूबर की तारीख याद रखना है, ठीक है। इसके बाद बात करी जाए इसकी कानूनन की बात करी जाए तो डीबीयू है इसके पास कोई कानूनी मान्यता नहीं है। इन्हें बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत लाइसेंस नहीं दिया गया है, ठीक है। ये कानूनी रूप से बैंकिंग आउटलेट है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि ये बैंकिंग आउटलेट है। आउटलेट आपको क्या रहता है कि जैसे कोई बैंक है उसके बाहर एक छोटा सा हिस्सा जो एटीएम वाला रहता था वहां पर ये मशीनें इंस्टॉल कर दी गई हैं। इनके लिए कोई अलग से कानून अभी नहीं बनाया गया है। ये उसी बैंकिंग अधिनियम जो 1949 है उसी के तहत इनको क्या है कि बैंक को ही लाइसेंस दिया गया है, अलग से कुछ नहीं उपलब्ध कराया गया। तो ये ऐसा प्रश्न आता है तो आपको इसमें बचना है। टाइगर ट्रम्प किन दो देशों के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है, तो यह भारत और अमेरिका के बीच होने वाला द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है टाइगर ट्रम्प से आपको याद होगा ये ट्रम्प के समय में शुरू हुआ था, इसीलिए इसका नाम ट्रम्प रखा गया है। इस युद्धाभ्यास की जो युद्धाभ्यास 2021 है यह एक संयुक्त अभ्यास है जो कि भारत और अमेरिका के बीच में थल सेना के बीच में होता है, कोप इंडिया वायुसेना के बीच में होता है, वज्र प्रहार जो विशेष बल है उनके बीच होता है, मानवीय सहायता से संबंधित जो अभ्यास है टाइगर ट्रम्प, ठीक है, ये ट्रम्प के समय में शुरू हुआ था। तो ये क्या है, इसका नाम रखा गया है टाइगर ट्रम्प। यहाँ पे दो प्रश्न बन सकते हैं, टाइगर ट्रम्प किन दो देशों के बीच में होता है, एक तो ये है, साथ ही में इसका उद्देश्य है, तो उद्देश्य जुड़ा हुआ आएगा तो आपको याद रखना ये मानवीय सहायता के बीच है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया है। इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई में। मोटी मोटी बात आप ये जान जाओ कि इसको क्या, ये भारत का पहला माइग्रेशन सिस्टम है। यहाँ पर क्या है कि ये इंस्टॉल किसके द्वारा किया गया, महाराष्ट्र सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। यहाँ पर क्या है कि जो प्रसूति महिलाएं होती हैं या गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको ट्रैक करने का अपने आप में एक प्रकार का सिस्टम है, क्योंकि जब कोई भी महिला गर्भवती होती है तो वहां से लेकर के जब वो बच्चा 5 वर्ष तक का होता है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके हर एक समय पे, जैसे गर्भ उसके समय पे जब उनका बच्चा जन्मता उसके पहले उनको जिन भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है उसको ट्रैक किया जा सके। उसके बाद उनका टीकाकरण हुआ या नहीं, कौन कौन से टीकाकरण हुए हैं, इन सब चीज़ों को ट्रैक किया जा सके। तो एक पूरी तरह से एक कॉमन ट्रैक सिस्टम बनाया गया है जहां पर किसी भी महिला का पूरी तरह से ट्रैक किया जाएगा। बच्चे जन्मने के 5 से 8 वर्षों तक जितनी भी उनको जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सब कुछ एक जगह ला करके रखा गया है ताकि उन्हें समय समय पर ट्रैक किया जा सके और उन तक वो सुविधाएं पहुंचाई जा सके। मूल उद्देश्य इसका यही है, माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे हाल ही में भारत ने गूगल पर 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया।
ये जुर्माना किसके द्वारा लगाया गया? तो ये जो जुर्माना लगाया गया है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा लगाया गया है। 2-3 विभाग है, लगातार खबरों में बने रहते हैं। एक तो आपका ईडी बना रहता है, दूसरा इनकम टैक्स बना रहता है, तीसरा सीबीआई है ही। लेकिन इनमें कंफ्यूजन नहीं रखना, ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है जिसके द्वारा ये जुर्माना लगाया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि जुर्माना किसके द्वारा लगाया। इसका रीजन ये था कि इन्होंने क्या किया था कि जो एंड्रॉयड मोबाइल्स में, हमारे जो मोबाइल होते हैं, आप जो फोन यूज करते हैं, उसमें एंड्रॉयड जो एप्लीकेशन होता है, एक तरह से सॉफ्टवेयर होता है, ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो किसके द्वारा है? गूगल प्ले स्टोर के द्वारा चलता है। अब गूगल प्ले स्टोर किसी भी क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर को या किसी ऐप को परमिशन देने के लिए क्या हो जाता है? ऑथराइज्ड पर्सन हो जाता है। सिक्योरिटी वगैरह के रीजन से वो क्या करता है, अपनी उसने एक पूरी क्या कहते हैं कानून बना रखा है कि हम इन क्लॉज में आपको प्राइवेसी की समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके वो ऐपों को क्या करता है? परमिशन देता है। लेकिन उसने इस प्रकार से इसको बना रखा था कि कई बार क्या हो जाता था कि इसमें पार्शियलिटी की जाती थी, उसका दुरुपयोग भी किया जाता था। और बहुत सारे ऐसे ऐप होते थे जो आप कितनी भी कोशिश करो वो इंस्टॉल नहीं होते थे, जिसको लेकर के इसकी शिकायत दर्ज की गई थी कि ये क्या कर रहा है, ये कंपटीशन को खत्म कर रहा है, अपनी मोनोपोली चला रहा है। हमारे जो ऐप्स होते हैं इनको ये परमिशन जल्दी नहीं देता। अपने ऐप्स को हर का एक तरह से आप देखो कि आपने कोई नया ऐप बनाया, गूगल प्ले स्टोर उस पर क्या करेगा? पेंडिंग में डाल के रखेगा, तब तक में खुद एक नया ऐप डेवलप कर लेगा उसी तरह का, और आपको परमिशन नहीं देगा, या रैंकिंग में नीचे रखेगा अपने ऐप को, वो ऊपर रखेगा। ये सारी चीज़ें कर रहा था जो हमें और आपको समझ में नहीं आती, लेकिन ये इंटरनली चलती रहती। इन्हीं सब चीज़ों को जांच करने के बाद प्रतिस्पर्धा आयोग ने पाया कि ऐसा किया जा रहा है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा क्या किया जा रहा है? गलत तरीके से लोगों को क्या किया जाए? डिमोटिवेट किया जा रहा है। तो फिर इसके बाद इस पर क्या किया गया कि जुर्माना लगा दिया गया। बात करी जाए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की, तो ये 2002 के अधिनियम के तहत बनाया गया था और मार्च 2009 में विधिवत गठित किया गया था। हाल ही में समाचारों में ब्रिज वेक्टर नाम शब्द क्या रहा है? खबरों में बना रहा है। ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है वायरल प्रसार से। क्या है कि जो जलवायु परिवर्तन से कुछ क्षेत्रों में वायरल स्पिलओवर का एक खतरा बढ़ा है, जिससे कई प्रकार की नई महामारियां क्या हो सकती हैं? पैदा हो सकती हैं। अब आप पूछेंगे कि जो वायरल स्पिलओवर क्या है? तो ये क्या है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वायरस क्या होता है, एक जलाशय से या जहां से उसको जन्म मिला है वहां से लेकर के वहां पे रहता है, और जो नई प्रजातियां होती हैं उनको क्या करता है? संक्रमित करता है। अब क्या हुआ कि हाल में जो कनाडा के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हेजल झील में इसका क्या किया? एक नमूना इकट्ठा किया, वहाँ की जो तलछट है या मिट्टी है उस जमीन की, उसको इकट्ठा किया। तब उन्होंने पाया कि जो आर्कटिक झील है, वहाँ पर जो सबसे क्षेत्र का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है, वहाँ पारिस्थितिकी तंत्र है, वहाँ पे उन्होंने ये पाया कि वहाँ पे जब ग्लेशियर है वो जितना जैसे पिघल रहा है, तो उसके अफवाह के साथ साथ क्या है कि इस वायरस के बाकी जगहों पे फैलने की क्या हो गई? संभावना बढ़ गई है। अब जैसे जैसे ग्लेशियर क्या होगा? गर्मी बढ़ेगी, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो ग्लेशियर पिघलेंगे और धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो अभी वायरस है ये बर्फ में अभी क्या हुआ? दबे हुए हैं, ये बैक्टीरियाज भी दबे हुए हैं। तो ये नई खोजों में क्या होगा कि ये धीरे धीरे आगे चल करके ये बाकी जगहों के भी जल तंत्र को क्या कर सकते हैं? प्रभावित कर सकते हैं। तो इसको जो नाम दिया गया है वायरल स्पिलओवर दिया गया है। अब इसमें बात क्या हुई? आगे की यदि बात करी जाए तो अब इसके बीच में क्या है कि वायरस और उनके बीच में जो एक जहाँ पे इन्हें जाना है, बैक्टीरिया से कनेक्ट होना, उसके बीच में जो एक ब्रिज वेक्टर होता है, ये एक वातावरण में स्थित नहीं होते। ये जो पूरी की पूरी एक घटनाक्रम होती है, इसी को नाम दिया गया है ब्रिज वेक्टर। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि अब नई नई जो महामारियां पैदा हो रही हैं, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, इस पे जो नई रिसर्च हुई है उसको रोकने के लिए अन्य उपाय भी साथ साथ में क्या किए जा रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार किससे दिया गया है। वर्ष 2021-22 के लिए आईआईटी मद्रास को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार दिया गया है। और ये जो बौद्धिक पुरस्कार दिए जाते हैं, किसी भी आपने कोई नया इनोवेशंस किया है, कोई नई खोज की है, तो आप क्या करते हैं? उसको पेटेंट कराते हैं अपने नाम। यदि पूरी तरह से नवीन खोज होती है तो आपको ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इस बार 2021 और 22 दोनों का आईआईटी मद्रास को दिया गया है। और ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 9 की। अक्टूबर 2022 में देश में डिजाइन और विकसित हल्के लड़ाकू यानी लाइट कॉम्बैट विमान के जो जोधपुर में इनका क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है, और इनको भारतीय वायुसेना नाम में क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? देश में डिजाइन किया गया पहला हल्का
लड़ाकू विमान है। तो इसका नाम रखा गया है प्रचंड और इसको हमारे देश की वायुसेना के रक्षा विभाग में इसको सम्मिलित कर लिया गया है। ये स्वदेश में विकसित बहुभूमिका वाला लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और इसको भारतीय वायुसेना में भी औपचारिक रूप से सम्मिलित किया गया है। LCH जो है दुनिया का एकमात्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर हथियारों और ईंधन के भार को क्या कर सकता है, उड़कर उसको लेकर के उड़ने में सक्षम है। साथ ही में ये हेलीकॉप्टर की खासियत ये है कि राडार संकेतकों से बचाव के लिए राडार अवशोषित तकनीक का इसमें उपयोग किया गया है, जिसमें क्रैश प्रूफ संरचना और लैंडिंग गियर है। और ये साथ ही में दबायुक्त केबिन, परमाणु, जैविक और रासायनिक आकस्मिक वे की सुरक्षा प्रदान करता है। यह हेलीकॉप्टर जो है काउंट मेजर डिस्पोजिंग सिस्टम से लैस है, यानी दुश्मन के राडार की ये जो मिसाइलें होती हैं उनसे बचाने में सक्षम है। और इसका जो निर्माण किया गया है LCH का हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की 2 फ्रांसीसी मूल की जो इंजन है इसके द्वारा संचालित किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो बात करें माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जो है ट्विटर की स्थापना 2006 में कब, यहाँ पर गलती हो गई, स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा 2006 में हुई थी। और ये प्रश्न इसलिए आया है क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो ट्विटर को खरीद लिया है वो किसने, वो एलोन मस्क ने खरीद लिया है और इन्होंने 26 अक्टूबर 2022 को इसको खरीदा था। बाद में इसका अधिग्रहण की प्रक्रिया लंबी चली थी। बात करी जाए इसकी ट्विटर की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना 2006 में हुई थी, USA में हुई थी। जैक डोर्सी, इवांस विलियम, ब्रिजस्टोन और नुग्लास के द्वारा की गई थी। और इसमें 280 शब्दों की लिमिट होती है। बाकी सब कुछ आप जानते हैं ट्विटर के बारे में, उससे ऊपर आप नहीं लिख सकते। लेकिन अब ये जो 280 वर्ड है, ये यदि आप इसको वेरीफाइड करवा लेते हैं, कुछ पैसे महीने के देते हैं, तो ये वर्ड लिमिट आपकी अब खत्म हो जाती है। मुख्यालय की बात करें तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य में। भारत का पहला आई इन द स्काई उपग्रह है। भारत का पहला जो आई इन द स्काई उपग्रह है रिसेट 2 है। ये भी क्या हुआ है, हाल ही में वापस आया है। इसको जो है आई इन द स्काई, इसको जो भारत ने छोड़ा था, ये हमारे यहाँ जब मुंबई में ताज कांड हुआ था उस टाइम पे, उस समय पे हमारे देश में इसकी जरूरत महसूस करी गई थी। और एक तरह से आप ये कहें कि ये जो घुसपैठ होती है, आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, इनकी निगरानी करने के लिए इसको बनाया गया था। और इसको ट्रैक करने के लिए जो वहाँ पे जहाज, पानी जल के माध्यम से जो उस समय पूरी की पूर्व जो घटना हुई थी मुंबई कांड वाली, वो उस जल के माध्यम से समुद्री रास्ते से आए थे, तो इन्हीं सब चीजों को ट्रैक करने के लिए बनाया गया था। अब ये क्या हो गया है कि ये अपना कार्य पूरा करके वापस आ गया है, इसलिए खबरों पे बना हुआ था। निम्न में से किसने बाढ़ की भविष्यवाणी करने के लिए एक मंच फ्लड हब लॉन्च किया है, तो ये किया गया है गूगल के द्वारा कि अब यदि कोई बाढ़ आती है या कोई फ्लड से संबंधित गतिविधियां होती हैं या कोई समुद्री किनारों से जो किनारे लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से इसने एक फ्लड हब लॉन्च किया है कि ये जो बाढ़ आती है या तूफान वगैरह आते हैं समुद्र में, तो इन सब चीजों को जानकारी हम समय पे दे पाए, इसके लिए गूगल के द्वारा चालू किए गए ये एक प्रोग्राम है। गूगल की बात करें तो इसके संस्थापक लैरी पेज हैं। अभिभावक संगठन, यदि अभिभावक संगठन मतलब जिसकी मेन कंपनी, मदर कंपनी है, वो अल्फाबेट इंक है, इसका एक प्रोडक्ट है गूगल। ठीक है, इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी। माउंटेन व्यू में, ये कैलिफोर्निया की जो राजधानी माउंटेन व्यू वहां पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका की और इसके वर्तमान में जो CEO हैं वो सुंदर पिचाई हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करें इनमें से किसे प्रसार भारती का CEO नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है गौरव द्विवेदी जी को। ये प्रसार भारती के क्या होंगे, नए CEO होंगे और बाकी के छत्तीसगढ़ कैडर वगैरह में रहे हैं और अन्य जगहों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। भारत का पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है, तो ये जो जैविक डेटा केंद्र है ये स्थापित किया गया है फरीदाबाद में। बात करी जाए जैविक डेटा की, तो ये जो इंस्टॉल किया गया है ये फरीदाबाद में किया गया है और ये देश का हमारा पहला राष्ट्रीय भंडार केंद्र होगा, जहां पर जीवों से जुड़े हुए जो उनकी एक आइडेंटिटी होती है, उनकी इंफॉर्मेशन होती है, उनसे संबंधित जो भी डेटा होगा वो पूरे देश का हमारे अब एक जगह ही से क्या किया जाएगा, संग्रहित करके रखा जाएगा। इसकी आवश्यकता इसलिए महसूस की गई थी कि जो अभी कोविड की बीमारी आई थी, ठीक है, ये एक तरह से जैविक बीमारी थी। कई बार क्या होता है कि हमारे पास जब डेटा सेंटर नहीं होते और जो भी बीमारियां ये आती हैं उनकी सीक्वेंसिंग कैसे हो रही है, कि ये अपना नेचर चेंज कर रही हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करने के लिए हमें उस बीमारी के या उससे जुड़े हुए जो भी जीव होते हैं उनके पूरे एक क्या कहते हैं, उनकी जीनोम की सीक्वेंसिंग या उससे जुड़े जो भी पुरानी गतिविधियां होती हैं उसकी, आप ये कहें कि किस प्रकार से इसका नेचर चेंज हुआ या इस क्या क्या रहता है उसके अंदर, एक वैज्ञानिकों को जो आवश्यकता होती है उन्हें एक समय पे उपलब्ध नहीं हो पाती,
तो इस डेटा सेंटर में सभी जीवों से, जो भी हमारे यहाँ साइंटिस्ट नई खोज करेंगे या अध्ययन करेंगे जीवों से जुड़े हुए, या जो भी किसी भी बायोलॉजिकल जो भी शोध करेंगे, ठीक है, रिसर्च होंगी, उसका पूरा का पूरा एक डेटा यहाँ पर सुरक्षित एक जगह रखा जाएगा, ताकि आने वाले समय पे जब भी हमें कोई ऐसी आपदा में आवश्यकता पड़े, या हमें कोई मेडिसिन बनानी है, कोई बीमारी नई आई है, शोध करना है कि इसका प्रसार किस प्रकार से होता है, इसे रोका कैसे जा सके, क्या नेचर होता है इनका, किस इस जानवर से, इसके पार्ट से फैला है, तो क्योंकि स्पीसीज बहुत सारी होती है, तो इन सारे डेटा को एक जगह संग्रहित किया जाएगा, ताकि हमारे वैज्ञानिकों को बहुत आसानी होगी और हम जल्दी से जल्दी क्या होगा, मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करा पाएंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ये जैविक डेटा सेंटर बनाया गया है। कहाँ पर? फरीदाबाद में। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा अभियान के लिए आर्टेमिस रवाना किया है? तो ये किया है नासा ने। नासा ने अपने चंद्रमा अभियान के लिए आर्टेमिस रवाना किया है। यह पूरी तरह से मानव रहित अंतरिक्ष मिशन है, और इसका जो नाम रखा गया आर्टेमिस, ग्रीक की जो देवी होती हैं उनका नाम आर्टेमिस होता है, उनके ईश्वर होते हैं, उसी के नाम पे रखा गया। इनका जो पहला वो था तो अपोलो था। अपोलो भी कौन थे? ग्रीक भगवान की जुड़वा बहन थे। अब स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS, ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट का इसमें इस्तेमाल किया गया है, और ये पृथ्वी की पूरी एक क्या करेगा, दूरी तय करेगा, और इसको पूरा रोबोट और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अन्वेषण सहायता के लिए एक आर्टेमिस बेस कैंप और चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश द्वारा स्थापित करेगा। नासा 2024 में अगली उड़ान पर चंद्रमा के पास 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने और 2025 शुरुआत में मानवों को उतारने का लक्ष्य लेकर के चल रहा है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? तो ये है विप्रो। और विप्रो ने क्या है कि यूरोप में अपनी एक EWC यानी यूरोपीय वर्क काउंसिल स्थापित करी है। क्यों किया है? क्योंकि यूरोप में एक कानून बनाया गया है कि आप अपने श्रमिकों के लिए एक पूरी एक कार्य परिषद बनाओ, जहां पर आपके जो भी श्रमिक वहां पर हैं, यूरोप में जो भी लोग काम करते हैं, इंडियंस हैं या आपकी कंपनीज में काम करते हैं, उनका पूरा एक जगह उनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये वहां पे कानून बनाने के बाद ही ये कार्य परिषद बनाई गई है, और ये विप्रो के द्वारा बनाई गई है। पहला इसको बनाने वाला विप्रो ही है। विप्रो की बात करें तो 1945 में इसको मोहम्मद हुसैन हसन प्रेम जी द्वारा वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में ये IT की तरफ चले गए, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, और इन्होंने अपना नाम बदल करके विप्रो कर दिया, और दुनिया से 100 से अधिक देशों में इसका विस्तार है। अध्यक्ष इसके ऋषभ प्रेम जी है, मुख्यालय इसका मुंबई पे है। बढ़ते आगे की तरफ, भारत में पहली निजी तौर पर रॉकेट निर्मित करने वाली कंपनी कौन सी है? तो भारत में पहली निजी तौर पर रॉकेट निर्मित करने वाली कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस है। इन्होंने क्या है, भारत का पहला क्या कहते हैं, इन्होंने अभी जो सब निजी विक्रम S 18 नवंबर को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है, और ये इन्होंने समर्पित किया है हमारे देश के जो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि देते हुए इन्होंने स्काई रूट एरोस्पेस में जो ये डिजाइन किया गया था, इसको नाम रखा है विक्रम S। और स्काई रूट एरोस्पेस भारत में पहली निजी तौर पर रॉकेट निर्मित करने वाली इसके बाद एक कंपनी बन गई है, और इसका जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में है, स्काई रूट एयरवेज का। और अभी इन्होंने क्या है कि जो लॉन्चिंग व्हीकल होता है उसका नाम रखा है प्रारंभ। इसके तहत इन्होंने जो पूरा का पूरा इनका एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम इन्होंने प्रारंभ रखा है, उसके तहत ये पहली मिसाइल निर्मित की गई है। और ठीक है, बाकी का हमने आपको बता ही दिया कि श्री विक्रम साराभाई के सम्मान में स्काई रूट के लॉन्च जो ये नाम रखा गया था, ये विक्रम रखा गया था। अब क्या है कि जो विक्रम एस रॉकेट है, ये अपने साथ 2 भारतीय और 1 विदेशी उपग्रह लेकर के गया है। इसमें चेन्नई स्थित स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित फनसेट है, और इसके अलावा अलग अलग जो भी हैं स्पेस एंटेक के अलावा, ठीक है, कलाम 80 में इसमें जो इंजन प्रयुक्त किया गया है उसका नाम रखा गया है कलाम 80, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से। और स्काई रूट एयरवेज क्या है, इसको अभी राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी दिए जा चुके हैं, और ये हमारे देश का पहला स्टार्टअप भी है जिसने ये अभी क्या किया है कि समझौता ज्ञापन किया है, हस्ताक्षर किया है। इसकी स्थापना वर्ष 2018 में हैदराबाद में हुई थी। इतना ज़्यादा इस पर डिटेल आपसे पूछी नहीं जाएगी, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा इनका प्रोग्राम चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इनका एक प्रोग्राम चल रहा है इन स्पेस, जिसमें जो प्राइवेट सेक्टर के खिलाड़ी हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में, ठीक है, और रक्षा के क्षेत्र में, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक इन स्पेस नाम करके गतिविधि चालू कर रखी है। एक एजेंसी बनाई है सरकार ने, जिसमें हमारा इसरो भी है, साथ में DRDO भी है, सभी संस्थान है। वो इनको क्या करते हैं, सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, उनको एक तरह से आप ये कहें कि नॉलेज देते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं,
ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, मोटिवेट हो आगे की तरफ बढ़ने के लिए। और क्योंकि बहुत सारा खर्चा जो होता है सरकार का इस पे होता है, और आप देखेंगे यूएसए वगैरह में सभी जगह लगभग जितने भी बड़े डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज भी अब आ चुकी हैं इस फील्ड में। तो हमारे देश में इसकी शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे बहुत सारे कंपनीज देखेंगे आप, स्टार्टअप चालू होंगे जो अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करना चाहेंगे। ठीक है, इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ये हमारे देश की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में अपने अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च करती है। मुख्यालय बेंगलुरु है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे किस देश ने दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा करी है। तो ये करी है यूरोप ने। दुनिया के जो पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री होंगे ये वहां पर जाएंगे। ठीक है, बाकी के आप यहाँ पे देख लेना, इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पूछी जाएगी। प्रसार भारती का रजत जयंती स्थापना दिवस कब मनाया गया है, तो अभी इसका हाल ही में मनाया गया है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 23 नवंबर 1997 को। क्योंकि इसका रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है तो स्थापना पूछे जाने की संभावना हो जाती है। एक बार डेट ना पूछे हो सकता है, लेकिन ईयर हमें याद रखना है कि 1997 में हुई थी, 23 नवंबर 1997 को हुई थी। और अभी 23 नवंबर 2022 को इसने अपना रजत जयंती वर्ष मनाया है। ठीक है, इसमें आपका जो पूरा का पूरा आपका दूरदर्शन आता है, AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो आता है, ये सब कुछ इसी के अंतर्गत में आता है। ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली है। गौरवी द्विवेदी इसके वर्तमान में CEO हैं। देश के किस राज्य में देश का पहला एकीकृत रॉकेट डिजाइन, निर्माण व परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा तेलंगाना में। तेलंगाना में की गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक स्टार्टअप है स्काई रूट एरोस्पेस, इसको इन्होंने अपनी तरफ से जो है एक जगह प्रोवाइड करी है। तो तेलंगाना के IT मिनिस्टर ने इसकी घोषणा करी है कि राज्य में हमारे तेलंगाना राज्य में देश का पहला एकीकृत रॉकेट डिजाइन, निर्माण, परीक्षण केंद्र स्काई रूट स्थापित किया जाएगा। इसका जो मेन सेंटर रहेगा वो हैदराबाद में रहेगा, जहां से निजी क्षेत्र के रॉकेट क्या किए जाएंगे, प्रक्षेपित किए जाएंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर KCR राव हैं, जिन हम लोग के चंद्रशेखर राव, जिसे KCR आपने सुना होगा खबरों में। राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन है, राजधानी वहाँ की हैदराबाद है। राजधानी को लेकर के थोड़ा सा विवाद चल रहा है कि शायद वो चेंज करने वाले हैं। कोविड से बचाव के लिए नाक से दिए जाने वाले दुनिया के पहले टीके इनकोवैक का निर्माण किस कंपनी, फार्मा कंपनी के द्वारा किया गया है, तो ये किया गया भारत बायोटेक के द्वारा। इसको नाक से दिया जाएगा और ये उनके लिए है जिनके पहले से वैक्सीनेशन हो चुका है। ये एक प्रकार की बूस्टर है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। यदि आपसे कभी पूछा जाए तो याद रखना कि जो इनकोवैक है एक प्रकार का बूस्टर है। जिनको वैक्सीनेशन 2 बार हो चुका है या 3 बार हो चुका है वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या नाक से दी जाने वाले नोजल नाक के द्वारा है ना, बूंदों के द्वारा दी जाने वाली ये वैक्सीन होगी। भारतीय नौसेना पोत इच्छक एक प्रकार का है, एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का सर्वेक्षण पोत है। सर्वे करने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा और इसको क्या भारतीय नौसेना ने द्वारा बनाया गया है। 4 सर्वेक्षण जहाज में से तीसरा है। इच्छक को कटुपुली चेन्नई में लॉन्च किया गया था और इच्छक का नाम इसका रखा गया मतलब गाइड, ये उनको क्या करेगा, गाइड करेगा। जो समुद्री में सुविधा सर्वेक्षण जहाज के रूप में इसको रखा गया है। और प्रथम श्रेणी का जो जहाज है वो संध्यांक है, इसको पहले ही डेवलप किया जा चुका है यानी लॉन्च किया जा चुका है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप MPPSC प्री 2022 को लेकर के टारगेटेड हैं तो MPPSC के नोट्स, कोर्स और टेस्ट सीरीज एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जिसको आप ऐप से के माध्यम से परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़े, हाल ही में किस अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने भारत के पहले निजी अंतरिक्ष यान, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, अंतरिक्ष यान की बात हो रही है, लॉन्च पैड का उद्घाटन किया है, तो ये किया है अग्निकुल ने। मिसाइल स्काई रूट एयरोस्पेस के द्वारा लॉन्च की गई थी, लेकिन जो अंतरिक्ष यान लॉन्च पैड जिस पर रख के लॉन्च किया जाएगा वो किसके द्वारा किया गया है, वो अग्निकुल के द्वारा किया गया है। ये कहाँ पर है, ये चेन्नई में है। ठीक है, ये भी स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस, इसने श्रीहरिकोटा, ठीक है, क्योंकि सरकार की योजना चल रही है तो लगभग जो भी ये लॉन्चिंग अभी आपको मिलेंगी सतीश धवन से ही मिलेंगी, तो वहाँ से इसको लॉन्च पैड को लॉन्च किया गया है। और ठीक है, बाकी की घटनाएं वहाँ पर हुई हैं, हमें मेन नाम याद रखना है, अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा बनाया गया है। और इनके द्वारा एक अग्निबाण रॉकेट भी बनाया जा रहा है और ये 2 चरण वाला रॉकेट होगा जो प्लग एंड प्ले कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा और साथ में 100 किलोग्राम का पेलोड यानी साथ में अपने लेकर के वो जाएगा। और ये 3D प्रिंटेड अग्निलेट इंजन द्वारा संचालित होगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व। डार्क नाइट स्काई रिजर्व भारत के किस राज्य में तैयार किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है लद्दाख में।
ठीक है, आप मोटा मोटा ये जान जाओ कि आप इसके अंदर जा करके तारों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। स्काई रिजर्व, टाइगर रिजर्व जिस प्रकार से होता है, तो हमें क्या होता है वहाँ पर जो हमारे टाइगर वगैरह देखना है या अन्य जीव देखने, तो हम वहाँ पे जाते हैं। और स्काई रिजर्व है मतलब आप यहाँ पे अंदर जा करके ऊपर आसमान की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पर तारे जो हैं वो स्पष्ट आपको दिखाई देंगे, जो गैलेक्सी वगैरह है बहुत अच्छे तरीके से दिखाई जाएगी। इसके लिए लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में ये रिजर्व तैयार किया गया है। यहाँ पर 18 स्थानों पर शक्तिशाली टेलीस्कोप लगाए जा रहे हैं। और आप इसमें, क्योंकि ये जो जगह है समुद्र से एक तो बहुत ऊंचाई पे, लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर है, और क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आसमान बहुत साफ होता है, थोड़ा सा नज़दीक होता है, जिसकी वजह से आप जो भी खगोलीय घटनाएं होती हैं उनको आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, किसी प्रकार का वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होता। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश में किस मेट्रो ने दुनिया में सबसे लंबा डबल डेकर वायडक्ट बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है नागपुर की मेट्रो ने। डबल डेकर का मतलब ये है कि नीचे से ट्रेन जाएगी, इधर से बाकी के वाहन जाएंगे, आपके रोड रहेगी, नीचे से रेलवे लाइन रहेगी, ऊपर से मेट्रो रहेगी। तो ये दुनिया का सबसे लंबा बनाया गया है डबल डेकर वायडक्ट, 3.5 किलोमीटर के लगभग का है, महाराष्ट्र के नागपुर पे बनाया गया है। बाकी चीज़ों पर हमें इस पर नहीं जाना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में भारत ने अग्नि 5 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का रात्रि नाइट ट्रायल किया है। इसकी मारक क्षमता क्या है? तो इसकी जो मारक क्षमता है वो 5000 किलोमीटर से अधिक है। और अग्नि 5 के बारे में आपको कुछ यहाँ पे जो मिसाइलें हमारे यहाँ की, इनके बारे में आपका थोड़ा सा डिटेल्स आपको दे दूंगा। पहली बात तो ये कि ये अच्छी हमारे देश की एक उच्च टेक्नोलॉजी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसको दागने के बाद आपको भूल जाना है कि ये किसको निपटाई क्या की। ठीक है, और ये इसकी जो खासियत वो ये है कि कहा तो ये भी जा रहा है लगभग 7 किलोमीटर के आसपास की, 7000 किलोमीटर के आसपास की है। तो 5000 किलोमीटर प्लस से ये जो ऊपर है उसके लक्ष्य को ये भेज सकती है। और अग्नि जो मिसाइल है हमारे यहाँ की, ये इसमें परमाणु लॉन्च करने की भी क्षमता है। जैसे पृथ्वी है, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, अग्नि 1 की बात करी जाए तो यदि जो हमारे 5 मिसाइलें डेवलप करी गई थी उनमें से ये एक है, ये DRDO के द्वारा विकसित करी गई हैं। ठीक है, अन्य जो मिसाइलें हैं जैसे अग्नि 1 है, ये 700 से 800 किलोमीटर की दूरी की सीमा। अग्नि 2 की बात करें तो 2000 की रेंज है। अग्नि 3 2500 की रेंज है। आप 1 को याद रखेंगे 1000 किलोमीटर के अंदर, 2 को आप याद रखेंगे 2000 किलोमीटर, 3 को याद रखेंगे 3000 किलोमीटर के अंदर, 4 को आप याद रखेंगे लगभग 4000 किलोमीटर के अंदर, और ये मोबाइल लॉन्चर से फायर की जा सकती है। अग्नि 5 में लगातार क्या किए जा रहे हैं, इनोवेशंस किए जा रहे हैं। तो ये एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है। अग्नि 5 की आप यदि बात करेंगे तो आप यदि इंडिया से इसको छोड़ा जाएगा यहाँ से, तो आप ये देखेंगे कि ये यहाँ पे रसिया तक का एरिया कवर कर रही है, जिसमें पाकिस्तान तो खैर अग्नि आपका 1 में ही आ जाएगा अंदर। अग्नि 2 में आप चाइना तक का एरिया कवर कर सकते हैं। इसके बाद आप रसिया, और आप इधर की तरफ यूरोप के बाद आप इधर की तरफ अफ्रीकन कंट्रीज को भी कवर कर सकते हैं। इसलिए ये क्या हो जाती है, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हो जाती है। ठीक है, सरकार का एक कार्यक्रम चला था जिसको IGMDP कहते हैं, और ये जो पूरा का पूरी एक आइडियोलॉजी थी, हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक सोच थी कि भारत को मिसाइलों के मामलों में यानी रक्षा प्रौद्योगिकी मामले में आत्मनिर्भर रहना चाहिए। और उसी के तहत ये प्रोग्राम चलाया गया था जिसमें हम अलग अलग स्तर की मिसाइलों को क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। ठीक है, और इसके तहत जो मिसाइलें विकसित की गई, आपको पहले पता होगा पृथ्वी है। पृथ्वी क्या होती है, धरती, तो ये सतह से सतह पे मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि की बात करें तो अग्नि भी क्या है, सतह से सतह पर मार करने वाली सक्षम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि। त्रिशूल की बात करें तो आप खड़े होकर के हवा पे त्रिशूल मारते हैं, तो ये सतह से आसमान पे वार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। नाव की बात करें तो ये तीसरी पीढ़ी का टैंक भेदी मिसाइल है। आकाश की बात करें, सतह से आकाश में मार करने वाली सक्षम दूरी मिसाइल है। स्पर्श जो एक पेंशन प्रणाली पहल है, किस विभाग द्वारा प्रशासित की जाती है? तो ये जो प्रशासित की जाती है यानी इसको जो पूरा का पूरा चलाया जाता है, ये किस विभाग के अंतर्गत होता है? ये रक्षा विभाग के अंतर्गत होता है। इसका नाम रखा गया है स्पर्श। ठीक है, और ये पेंशन प्रणाली है रक्षा की, सरकार की रक्षा विभाग की स्पर्श पेंशन प्रशासन प्रणाली। ठीक है,
अब इसमें क्या है कि जो भी हमारे रक्षा विभाग से जुड़े हुए जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं, हमारे सैनिक होते हैं, उनके लिए ये सुविधा स्टार्ट करी गई है। ठीक है, कि उनको पेंशन से लेके बाकी भी जो दिक्कतें होती हैं उनको यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। बाकी की उनकी सभी सेवाएं इस प्रोग्राम के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, और इसको जो बैंक सपोर्ट कर रहा है बैंक, वो है बंधन बैंक। ठीक है, इसके द्वारा इसको सपोर्ट किया जाएगा, यानी ऑपरेट किया जाएगा इस पूरी प्रणाली को। बंधन बैंक पहले एक एनजीओ था, बाद में इसको 2015 में निजी क्षेत्र का बैंक बना दिया गया। मुख्यालय इसका जरूर याद रखना, क्योंकि इसका एडवर्टीजमेंट आजकल बहुत आ रहा है। तो बैंक का जो मुख्यालय है ये कोलकाता है, क्योंकि ज़्यादातर बैंक हमें कहाँ मिलते हैं, मुंबई में मिलते हैं। और इसके वर्तमान में सीईओ जो है श्री चंद्रशेखर घोष हैं। इनकी टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। ठीक है, इस पर का फुल फॉर्म पूछा जाए तो सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन। प्रश्न क्रमांक 33 में चलते हैं। गरुड़ एरोस्पेस किस ड्रोन के लिए या डीजीसीए द्वारा दोहरा प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप बन गया है? तो ये बन गया है गरुड़। ठीक है, ये किसके लिए? किसानों के लिए ड्रोन विकसित करता है। ये भी एक स्टार्टअप है और इसके जो वो है ब्रांड एम्बेसडर है वो आपको महेंद्र सिंह धोनी मिल जाएंगे। गरुड़ पूरी तरह से किसानों के लिए ड्रोन्स बना रहा है, सिंचाई के लिए और जो खरपतवार वगैरह नशक कीट इसके छिड़काव वगैरह के लिए बनाया जा रहा है। ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कार्य करता है। सरकार की तरफ से इसको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है और इसके जो वो है ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इन्होंने एक ड्रोन बनाया जिसका नाम रखा है किसान। ये क्या करेगा? फसलों की निगरानी करेगा, उनकी स्वास्थ्य की निगरानी करेगा, उपज आदि की माप करेगा, आंकड़े वगैरह जुटाएगा कि किस एरिया में कितना कीटनाशक लगना है, ताकि जो किसान कई बार अत्यधिक कीटनाशक डाल देते हैं तो उससे भी इनकी बचत होगी। पूरी एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी को आपको किसानों को उपलब्ध कराएगा। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इसमें पैसा भी लगाया हुआ है, साथ में ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे पहली बार हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 23 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया भारत और जापान के बीच, क्योंकि ये अपने आप का पहला द्विपक्षीय लड़ाकू हवाई अभ्यास है भारत और जापान के बीच। इसके अलावा अन्य हमारे रक्षा अभ्यास होते हैं जिमैक्स जो कि नौसेना का होता है, सिन्यू मैत्री वायुसेना का होता है, धर्म गार्जियन ये सेना का होता है, मिलन अभ्यास भारतीय सेना का होता है, मालाबार अभ्यास इसमें 3 देश होते हैं, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, साथ में भारत भी रहता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे देश के नागरिकों को आर्म्ड फोर्स बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर एंड में योगदान के लिए कौन सी वेबसाइट लॉन्च की जाएगी? ये लॉन्च की जाएगी माँ भारती के सपूत। ये भी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रहेगी। यहाँ पर 2 प्रश्न बन सकते हैं। प्रमुख प्रश्न आपका बन सकता है अमिताभ बच्चन से जुड़ा हुआ, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? अमिताभ बच्चन है, इनको गुडविल एम्बेसडर भी बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि यदि आप हमारे देश के जो सशस्त्र बल हैं उनके कल्याण कोष में यदि आप उनको कुछ सहायता करना चाहते हैं और आपकी इच्छा है कि हमें भी योगदान करना है तो आप इस वेबसाइट पे जा करके कर सकते हैं। हाल ही में खबरों में रहा ई-विन पोर्टल किससे संबंधित है? तो जो ई-विन पोर्टल है ये हेल्थ केयर से संबंधित है और सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी क्या हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस, इसका जो फुल फॉर्म यदि आपसे पूछा जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क यानी ई-विन किया है। अब इसमें क्या है कि पूरी की पूरी जो हमारे यहाँ वैक्सीनेशन होता है, ठीक है, बच्चों के लिए अलग होता है, माओं के लिए अलग होता है, अभी कोविड भी चल रहा था, इसका पूरा का पूरा एक डेटा सेंटर बनाया जाएगा और ताकि क्या किया जा सके, कई बार कुछ लोग छूट जाते हैं, ठीक है, उनका वैक्सीनेशन नहीं हो पाता या कई दिक्कतें जाती हैं, ठीक है, वहाँ पर नहीं पहुँच पाते या डिले हो जाता है, तो ये क्या रहेगा, ये पूरा का पूरा एक तो लोगों का डेटा संग्रहित करके रखेगा, किसको कब कौन सा टीका लगा था, कितना गैप हो गया, तो रिमाइंडर भेजेगा, फिर वो आंगनबाड़ी केंद्र पे सूचित किया जाएगा कि भाई इस व्यक्ति का टीका का समय आ रहा है, आप जाकर के उसका टीकाकरण करिए। ठीक है, इस कोविड में भी इसका यूज़ किया गया है, तो ये बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ हैं उनमें सम्मिलित है? ठीक है, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नौकरियों के लिए IT, अर्ली हस्त कार्यक्रम, तो जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 सब कुछ जो 9 स्तंभ है वो उस पर सम्मिलित किया गया डिजिटल भारत यानी नया भारत। 9 स्तंभों को एक बार आपको थोड़ा सा देख करके रखना, एक नज़र आप मार लेंगे तो आपको पता रहेगा। ठीक है, ब्रॉडबैंड जुड़ा हुआ है, मोबाइल कनेक्टिविटी जुड़ा हुआ है, पब्लिक इंटरनेट जुड़ा हुआ है, ई गवर्नेंस जुड़ा हुआ है, ई क्रांति, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण। आपसे पूछा भी जा सकता है डिजिटल इंडिया जो सरकार का वो चल रहा है उसके कितने स्तंभ हैं, तो 9 स्तंभ है, इन्हें हमें ध्यान रखना है। भारत में पिछले 5 वर्षों के दौरान शीर्ष हथियार आयातक है। भारत का सैन्य खर्च दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इन कथनों पर हमें विचार करना, तो इसमें सिर्फ एक ही कथन है जो कि सही है कि भारत पिछले 5 वर्षों के दौरान सबसे बड़ा
आयातक के रूप में उभरा है 2017 से 21। यानी हम अपना बहुत ज़्यादा पैसा एक तो खर्च करते हैं ऑयल परचेज करने में, यानी वहाँ से खरीदते हैं फिर उसको धुएं में उड़ा देते हैं। दूसरा हमारा है हथियारों को, यानी हथियारों को लेकर के भी हम क्या है, अब आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सबसे आयातक की सूची में सम्मिलित है, हमारा बहुत सारा पैसा इन दो चीज़ों में जाता है। इसके अलावा अन्य देशों में बात करें तो सऊदी अरब, मिस्र, चीन और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, जो शीर्ष 5 हथियार आयातक देश में है। ठीक है, इन 5 देशों के पास कुल वैश्विक हथियारों को जो आयात है 38% है। भारत 76.6 अरब डॉलर सैन्य खर्च के साथ दुनिया में तीसरे स्थान पर है। हाल ही में चर्चा में रहा हर्मिट किससे संबंधित है? जो हर्मिट है ये एक प्रकार का स्पाईवेयर है और ये पेगासस की तुलना में अधिक आक्रामक और एक तरह से आपको कि इसकी भावनाएं अच्छी नहीं है। ये एक प्रकार का क्या कहते हैं, कमर्शियल स्पाईवेयर है। इसका जो ज़्यादातर उपयोग किया जा रहा है उत्तरी सीरिया, कजाकिस्तान, इटली की सरकारों द्वारा किया जाता है। और इसका जो सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया है वो कहाँ किया गया है? कजाकिस्तान में किया गया है। और क्या होता है, जब सरकार ने अपनी नीतियों के खिलाफ विरोध को क्या किया था, जब हिंसक रूप से दबा दिया था, तब इसका उपयोग किया गया था। और सीरिया और उत्तर पूर्वी कुछ क्षेत्रों में जो इतालवी अधिकारी हैं उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार विरोधी जांच के लिए भी इसको क्या किया गया था, हर्मिट स्पाईवेयर का यूज किया गया था। ठीक है, और एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड के बारे में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है। भारत ने UNFCCC के पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड लॉन्च किया है। ISA वन सड वन ग्रिड यानी OSOWOG, इसका उद्देश्य सभी देशों को एक साझा ग्रिड के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा केवल 1 और 3 होगा। डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि जो करंट की गवर्नमेंट है इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट भी कर रही है। ग्लासगो में COP26 का जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो एक बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है, भारत ने एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड अर्थात वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का क्या किया है, लॉन्च किया है प्रोग्राम। इसको लागू करने वाली यदि बात करो एजेंसी कौन है, तो इसकी जो लागू करने वाली एजेंसी है ISA है। ये विचार दुनिया में 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जब ISA की पहली सभा हुई थी तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया था। इसका उद्देश्य ये है कि लगभग 140 देश एक साझा ग्रिड माध्यम से ऊर्जा प्रदान करें, यानी सौर ऊर्जा को क्या करेंगे, स्थानांतरित करेंगे। भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक माने जाने वाले शख्स जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था विजेंद्र कुमार सिंघल। इन्हें हमारे यहाँ का टेलीकॉम मैन भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। विजेंद्र कुमार सिंघल का नाम याद रखना है क्योंकि इन्होंने विदेश संचार निगम लिमिटेड के ये पूर्व चेयरमैन थे और इन्हें हमारे देश में इंटरनेट क्रांति जो हुई थी उसका जनक माना जाता है, क्योंकि जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तो इन्होंने BSNL का कार्यभार संभाला था और इसको बहुत तेजी से फैलाया था 1991 में। हाल ही में देश में की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी किस राज्य ने लॉन्च करी है? तो ये जो लॉन्च करी है ये गुजरात ने करी है और यहाँ पर देश का पहला सेमीकंडक्टर जो कंपनी है वो भी यहीं पर लगाई जाएगी और ये मेदांता ग्रुप के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। और ये नीति लागू करके इन्होंने जो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में जाना था वो गुजरात में लेकर के आ गए हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले यदि आप MPPSC के नोट्स, टेस्ट सीरीज, कोर्स कुछ भी परचेज करना चाहते हैं, मुख्य परीक्षा के नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। ई नाम के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा साझा किए गए धन के एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। यह लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यह पहले राज्यों के स्तर पर एक समान ऑनलाइन बाजार मंच के माध्यम से पूरे देश में बाजारों को क्या करता है, एकीकृत करता है। पंजीकृत कमीशन एजेंटों के माध्यम से सीधे अपने दम पर व्यापार करने का एक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2, 3, 4। डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं कि ई नाम है क्या। राष्ट्रीय कृषि बाजार नाम से है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। ट्रेडिंग पोर्टल है मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि यह केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित है और इसको लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ यानी एस्पेक के द्वारा इसको कार्यान्वित किया जाता है। ये क्या किसानों को उसमें बनाया गया है। आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, अनाज खरीद करके बेच सकते हैं। मोटा मोटा ये है। आगे तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे पुनीत सागर अभियान निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है NCC के द्वारा। पुनीत सागर अभियान NCC कैडेट्स जो हैं, ये जो सागर के किनारे के क्षेत्र होते हैं जहाँ पर प्लास्टिक बोतल वगैरह सब फेंकी जाती हैं तो उनको क्या करते हैं, सफाई करते हैं। समुद्र, नदी, झील, इन सब चीज़ों की NCC के द्वारा इसको चलाया जा रहा है पुनीत सागर अभियान। ये ध्यान रखना है।
सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसको हमने देख लिया था, असम में किया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। ये प्रश्न दोबारा आ गया है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू हुए युद्धाभ्यास का नाम क्या है? ये युद्धाभ्यास जो शुरू हुआ है आस्ट्रा हिंद के नाम से शुरू हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो सेना है उसके बीच ये द्विपक्षीय अभ्यास है और ये युद्धाभ्यास का पहला संस्करण है, तो इसको याद रखना है। आस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया, हिंद से हिंदुस्तान। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे। भारत का गगनयान मिशन जिसे वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा निम्नलिखित से किससे संबंधित है? ये जो संबंधित है मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन से। जो नासा का गया है, ठीक है, वो मानव रहित गया है, ये मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि संसद में इस पे प्रश्न आया था जहां पर उन्होंने बताया है कि वर्ष 2023 के अंत में, अंतिम तिमाही में हम इसको लॉन्च करेंगे और वर्ष 2023 में, ठीक है, अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करेगा। विश्व महासागर दिवस के अवसर पर यह भी बताया गया कि 2023 में भारत अपना पहला मानव महासागर मिशन भी लॉन्च करेगा और सरकार जल्द ही नीली आर्थिक नीति यानी ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी भी लागू करेगी। ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी के तहत क्या है, 2030 तक लगभग 4 करोड़ लोगों को महासागर आधारित उद्योगों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराएगा। जो समुद्र के अंदर छिपी संपदा है वहां से क्या किया जाएगा, रोजगार के अवसर डेवलप किए जाएंगे। बात करी जाए गगनयान मिशन की, तो यह इसरो का एक मिशन है और इसके तहत 3 उड़ानें होंगी, पृथ्वी की कक्षा पे भेजी जाएंगी। इसमें पहले 2 मानव रहित उड़ानें, फिर 1 मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान होगी। पहले भेजना था लेकिन कोविड के कारण इसमें कुछ डिले हो गया है और इस पर क्या है, इसरो द्वारा एक व्योम मित्र नाम का एक रोबोट भी भेजा जाएगा और वर्ष 2023 तक भारत अपना पहला चालक युक्त गगनयान मिशन को लॉन्च करेगा। जून 2022 में जारी विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों के टॉप 500 सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है फ्रंटियर को। जून 2022 में इसकी लिस्ट जारी की गई थी। तो सबसे सुपर तेज कंप्यूटर कौन है? फ्रंटियर है और ये यूएसए का है। लिनपैक बेंचमार्क द्वारा फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर की जो अधिकतम गति बताई गई है 1102 पेटाफ्लॉप्स है। ठीक है, ये जो हमारे यहाँ पर फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी यूएसए में स्थापित परम सिद्धि है। विश्व के अन्य 4 सुपर तेज कंप्यूटरों की बात करें तो फुगाकू कहाँ का है? जापान का है। ल्यूमी कहाँ का है? फिनलैंड का है। समिट कहाँ का है? यूएसए का है। सियरा कहाँ का है? यूएसए का है। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत के जो परम सिद्धि है इसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, भारतीय की जो सुपर कंप्यूटर है प्रत्यूष, इसको 132वां स्थान प्राप्त हुआ है। मिहिर को 249वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार भारत के 3 सुपर कंप्यूटर। यहाँ से हमारे जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ये यहाँ पे मत जाएगा रक्षा अंतरिक्ष से जुड़े हुए प्रश्न हैं उनकी संख्या हो जाती है खत्म। ये प्रमुख टर्मिनोलॉजी थी क्योंकि रक्षा अंतरिक्ष से जुड़े आपको या तो कोई अभियान पूछे जाएंगे, चंद्रमा पे भेजा गया, मंगल ग्रह पे भेजा गया, ऐसी चीजें पूछी जाती है। कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ गतिविधियां होती है, टर्मिनोलॉजी होती है, वो पूछी जाती है। हेलीकॉप्टर्स वगैरह या मिसाइल्स कुछ डेवलप होती हैं तो उनके बारे में पूछा जाता है। युद्धाभ्यास जो प्रमुख होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। बहुत सारे युद्धाभ्यास लगातार प्रतिवर्ष होते हैं इसलिए उसको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। आपके पास उसकी एक अलग से लिस्ट होगी। जो पहली बार चालू हुए उनको हमने इस पर सम्मिलित कर लिया था। करंट अफेयर की इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे। क्लास के बाद आपको वो उपलब्ध रहेगी और आप इसके नोट्स बनाने की बजाय आप जो टर्मिनोलॉजी है इनको जरूर एक बार दिमाग में बैठा लेंगे। करंट अफेयर कैसा लगा आप जरूर बताएं। अगली क्लासों के लिए यदि आपके कुछ सुझाव हैं जो कि ईयर वाइज आपकी आने वाली है, एक तो आपकी MP की होगी प्लस नेशनल प्लस इंटरनेशनल करंट अफेयर जो आपका है उसकी भी क्लास जल्दी आपकी सम्मिलित हो जाएगी, आपको अपलोड कर दी जाएगी। इसके बारे में फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में आपको जरूर देना है। PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना है और क्लास पसंद आती तो उसको शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। फिर हमारी और आपकी मुलाकात होती है। आप अपनी पढ़ाई चालू रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।